नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ने वाले उपसमुच्चय के बारे में। उपसमुच्चय की बात की जाए, इसकी परिभाषा की तो यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव हो तो समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय होगा। यहाँ बात की जाती है उपसमुच्चय की। तो मान लीजिए ए में अवयव हैं 1, 2 और 3। दूसरे बी की बात की जाए तो बी के अंदर अवयव हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो इस प्रकार से ए और बी हैं। तो यहाँ हम देखें कि ए का प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित है कि नहीं है। तो यहाँ से ए लेते हैं, ए बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ से एक मान लेते हैं, एक बिलोंग्स टू ए, तो यही एक बिलोंग्स टू बी भी होगा। इसी प्रकार इसका दो बिलोंग्स टू ए, तो दो बिलोंग्स टू बी। इसी प्रकार 3 की बात करें तो 3 बिलोंग्स टू ए और 3 बिलोंग्स टू बी। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो अवयव ए में है वो बी में भी उपस्थित है। इसका मतलब एक का प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित है तो ए बी का उपसमुच्चय होगा। तो यहाँ ए बी का उपसमुच्चय होगा। इस प्रकार से इसको व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, यदि ए बी का उपसमुच्चय है, ये कब होगा? यदि क्या हो, ए बिलोंग्स टू ए और यही ए बिलोंग्स टू बी। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो बात एग्जाम्पल की जाए तो यहाँ से हम देख सकते हैं उदाहरण में एक फाई सेट है हमारे पास, समुच्चय फाई। दूसरा समुच्चय है ए, समुच्चय बी और समुच्चय सी। यहाँ से हमें बताना है कि कौन सा किसका उपसमुच्चय है। तो यहाँ बात की जाए फाई की, तो फाई में कोई भी अवयव उपस्थित नहीं होता, तो फाई हर समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि फाई सबसेट ऑफ ए, और दूसरी बात करें तो फाई सबसेट ऑफ बी, फाई सबसेट ऑफ सी। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब बात करें ए की, तो ए का अवयव ए, 1 और 3। समुच्चय बी में 1 तो उपस्थित है और 3 उपस्थित नहीं है। इसलिए यहाँ यदि हम लिखना चाहें तो ए बिलोंग्स टू ए और 1 बिलोंग्स टू बी, बट 3 बिलोंग्स टू ए, इसलिए 3 नॉट बिलोंग्स टू बी। और जब नॉट बिलोंग्स टू बी है तो इसलिए ए नॉट सबसेट ऑफ बी। इस प्रकार से होगा। अब बात की जाए एक की सी के साथ, तो एक की सी के साथ की जाए तो इसका अवयव 1 इसमें उपस्थित है और 3 इसमें उपस्थित है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ए है वो सबसेट है किसका? सी का। ए सबसेट ऑफ सी। इसका रीज़न हम लिख सकते हैं इसी प्रकार से। अब बात की जाए बी की और सी के बारे में, तो बी का 1 इसमें उपस्थित है और 5 उपस्थित है और 9 भी इसमें उपस्थित है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि बी सबसेट ऑफ सी, बी सबसेट ऑफ सी होगा। अब बात करते हैं वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय। वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय, वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय। वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय, तो जैसा कि आप जानते हो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वे संख्याएं, रियल नंबर, वे संख्याएं जो परिमेय भी हो प्लस में अपरिमेय भी हो, परिमेय भी हो और अपरिमेय भी हो। तो यहाँ से हम बात कर सकते हैं कि वे संख्याएं जिन्हें जो परिमेय भी हो और अपरिमेय भी हो, इन्हें हम क्यू से दर्शा सकते हैं, इन्हें हम टी से दर्शा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वास्तविक जो संख्याएं होती हैं उनमें परिमेय संख्याएं आएंगी। तो परिमेय संख्याएं होती हैं 0, -1, प्लस का 1, इसी प्रकार 2, माइनस की 2। इस प्रकार से इस साइड में भी चलती जाएंगी और इस साइड में भी चलती जाएंगी। इसके अलावा बट्टे की संख्याएं, मान लेते हैं कि -1/7 या कोई और भी संख्याएं, बट्टे की संख्याएं, दशमलव की संख्याएं, इस साइड में भी दशमलव की संख्याएं। इस प्रकार से परिमेय संख्याएं होती हैं। इसके अलावा अपरिमेय संख्याएं भी होंगी जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे पाई
या √2, इस प्रकार की संख्याएं भी, तो ये भी वास्तविक संख्याओं में आएंगी। अब हमें सबसे पहले देखना है कि प्राकृत संख्या, तो क्या हम प्राकृत संख्या में से कोई भी अवयव निकालें और इसमें ढूंढें तो क्या वो मिलेगा। तो इस प्रकार से हमारे पास प्राकृत संख्या होती है 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से चलती हैं। तो ये सारी की सारी संख्याएं हमें इस साइड में मिल जाएंगी। इस प्रकार से प्राकृत संख्याओं का प्रत्येक अवयव वास्तविक संख्याओं में उपस्थित है। इस प्रकार प्राकृत संख्याएं सबसेट हैं वास्तविक संख्याओं की। अब बात करते हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या जिसे हम जेड से डिनोट करते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे पूर्णांक जो संख्याएं होती हैं 0, साइड -1 -2 इस प्रकार से, और 1 2 इस प्रकार से चलती रहती हैं। इन संख्याओं को देखते हैं तो ये संख्या हम इनमें वास्तविक संख्याओं में देखेंगे तो वास्तविक संख्याओं में सभी संख्याएं हमें उपस्थित मिलेंगी। 0 मिलेगा, प्लस का 1 2 3 4, और माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस के 3, इस प्रकार से सभी उपस्थित होंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि जेड जो है वो सबसेट है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याओं का। यदि हम देखना चाहें कि पूर्णांक में क्या हमें सभी प्राकृत संख्याएं मिलेंगी, तो सभी प्राकृत संख्याएं इन पूर्णांकों में भी हमें मिलेंगी, इसलिए हम लिख सकते हैं एन सबसेट है ऑफ जेड, एन सबसेट ऑफ जेड भी लिख सकते हैं। अब आगे देखा जाए तो बात करें परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या को हम डिनोट करते हैं क्यों से। तो यहाँ से क्यों से दर्शाएंगे। तो परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याओं में उपस्थित होती हैं क्योंकि रियल नंबर जो होती है वो परिमेय प्लस क्यू प्लस टी के बराबर तो होती है। इस प्रकार से हम यदि इसमें ढूंढना चाहेंगे तो ये इसमें मिलेंगी। इस प्रकार से यहाँ लिख सकते हैं कि क्यू सबसेट ऑफ आर। यदि हम क्यू में देखना चाहें यदि हम पूर्णांक देखना चाहें तो ये भी मिलेंगे, इसलिए जेड सबसेट ऑफ है क्यू। और यहाँ से यदि देखना चाहें तो एन भी मिल जाएंगे, यानी प्राकृत संख्याएं भी इसमें मिलेंगी, इसलिए प्राकृत संख्या भी सबसेट है परिमेय संख्याओं का। तो यहाँ से यदि हम एक चिन्ह लगाना चाहें तो एन सबसेट ऑफ जेड और जेड सबसेट ऑफ क्यू और क्यू सबसेट ऑफ आर, इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ से यदि टी की बात करें, टी जो अपरिमेय संख्याएं हैं तो टी सबसेट ऑफ आर भी आएगा, क्योंकि ये अपरिमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्याओं में उपस्थित होती हैं। टी सबसेट ऑफ आर, तो यहाँ से ये भी वास्तविक संख्याओं में उपस्थित होती हैं। लेकिन यदि एन की बात की जाए टी के साथ तो प्राकृत संख्याएं अपरिमेय संख्याओं में नहीं मिलेंगी। इस प्रकार से नॉट सबसेट ऑफ टी यानी प्राकृत संख्या समुच्चय नहीं, उपसमुच्चय नहीं है अपरिमेय संख्याओं का। अब बात करते हैं अंतराल की। तो यहाँ अंतराल के बारे में बात करें तो यहाँ हमारे पास सबसे पहले अंतराल जो आएगा वो होगा ओपन इंटरवल यानी खुला अंतराल। ओपन इंटरवल यानी खुला अंतराल। खुले अंतराल को विवर्त अंतराल भी कहते हैं, खुला अंतराल। अब खुला अंतराल की बात की जाए तो मान लीजिए दो अवयव लेते हैं ए और बी, बिलोंग्स टू आर से दो अवयव इस प्रकार से लेते हैं जहाँ ए छोटा है और बी बड़ा है। तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय एक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय बात वास्तविक संख्याओं के समुच्चय की जाए तो यहाँ एक y इस प्रकार से स्थित है कि जहाँ पर y a से तो बड़ा है और b से छोटा है। इस प्रकार से स्थित ये कोई वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है जिसे खुला अंतराल कहा जाता है। इसको व्यक्त करने के लिए व्यक्त करते हैं तो व्यक्त करने का जो तरीका होता है वो छोटे कोष्ठक से होता है, ए और
बी। इस प्रकार के अंतराल को खुला अंतराल कहा जाता है। यदि संख्या रेखा पर देखा जाए तो संख्या रेखा पर मान लेते हैं दो संख्याएं, दोनों अवयव ए और ये दूसरा है बी, इस प्रकार से स्थित है। तो यहाँ यदि हम खुले अंतराल को लेंगे तो यहाँ से एक पॉइंट है ए और दूसरी पॉइंट है बी, इनको डार्क नहीं करेंगे, एकदम खुला रखेंगे और इनके बीच में जितने भी अवयव होंगे वो सभी इस समुच्चय में शामिल होंगे। इसे खुला अंतराल कहा जाता है। मान लीजिए हमारे पास संख्या है -1 और 3। यहाँ यदि हमारे पास किसी खुले अंतराल में संख्याएं दी हुई है -1 और 3, तो इनकी बात की जाए तो यहाँ संख्या रेखा पर यदि देखा जाए तो ये 0, -1, 1, 2 और 3। तो यहाँ से यदि इस अंतराल में लेंगे तो -1 और 3 शामिल नहीं होगी, यानी अंत के बिंदु शामिल नहीं होते और मध्य में जितनी भी संख्याएं होंगी वो सभी शामिल होंगी। तो इस प्रकार के जो अंतराल को होगा उसको बोलेंगे ओपन इंटरवल। अब बात करते हैं ओपन इंटरवल को अलग तरीके से दर्शाने का तरीका। तो यहाँ यदि इस ओपन इंटरवल को यदि दूसरे तरीके से भी दर्शाना चाहें ए और बी को, पहला तरीका ये था। यदि दूसरे तरीके से दर्शाना चाहें तो इसको ए और बी से भी दर्शा सकते हैं। ये ओपन इंटरवल होगा। इस तरह से बाहर की तरफ बड़ा कोष्ठक उल्टा लगाएंगे तो ये भी ओपन इंटरवल होता है। अब बात की जाती है सेकंड क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल की बात की जाए, क्लोज इंटरवल मतलब बंद अंतराल। बंद अंतराल की बात की जाए तो यहाँ भी दो संख्याएं इस प्रकार से लेते हैं जो वास्तविक संख्याओं से बिलोंग करती हैं, यानी ए व बी बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ ये इस प्रकार से स्थित है। यहाँ ए बड़ा है बी से, ए छोटा है बी से। तो इस प्रकार का जब कोई अंतराल लेते हैं यहाँ से, तो ये समुच्चय y के लिए सेम इसी तरह से देखा जाए। y के लिए इस प्रकार से परिभाषित हो, यहाँ y और y से इस प्रकार से परिभाषित हो कि a से बड़ा और b से छोटा, लेकिन इनके सब बराबर भी हो। यदि बराबर भी होगा तो ये अंतराल जो होगा ये बंद अंतराल कहलाएगा। यहाँ हम बंद अंतराल की बात कर रहे हैं तो यहाँ हमसे देख सकते हैं कि ए व बी बिलोंग्स टू आर। आर में से दो अवयव इस प्रकार से लेते हैं जहाँ ए छोटा है और बी बड़ा है। समुच्चय y के लिए यदि a लेस देन इक्वल टू y और y लेस देन इक्वल टू b हो तो इस प्रकार का जो अंतराल होगा वो बंद अंतराल होगा। इसे दर्शाने के लिए जो इसका प्रतीक होगा वो इस प्रकार से व्यक्त करते हैं, बड़े कोष्ठक से a व b, यहाँ बड़ा कोष्ठक लगाएंगे। इस प्रकार के अंतराल को बंद अंतराल कहते हैं। यदि संख्या रेखा पर यदि व्यक्त किया जाए तो संख्या रेखा पर व्यक्त करने के लिए मान लीजिए ये बिंदु है a और ये बिंदु है b। तो यहाँ जो a व b है दोनों को डार्क कर दिया जाएगा और बीच वाली लाइन को भी थोड़ा डार्क कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस अंतराल में a व b यानी लास्ट के जो बिंदु हैं ये भी शामिल होंगे और जो बीच के सभी बिंदु हैं इनको भी शामिल किया जाएगा। तो इस प्रकार के अंतराल को बंद अंतराल कहते हैं। अब बात करते हैं थर्ड टाइप की। थर्ड टाइप यहाँ लिख सकते हैं सेमी ओपन इंटरवल, या फिर इसको लिख सकते हैं सेमी क्लोज इंटरवल। यानी इसको लिख सकते हैं अर्ध खुला या अर्ध बंद अंतराल। अर्ध खुला या अर्ध बंद अंतराल। इस प्रकार के इंटरवल को सेमी इंटरवल या सेमी क्लोज इंटरवल कहेंगे। तो सेमी बात करते हैं अब इसकी, तो यहाँ से हम दो वही सेम बोलेंगे, ए व बी बिलोंग्स टू आर। आर के से दो अवयव इस प्रकार से लेते हैं जहाँ ए छोटा और बी बड़ा।
सेम बात हो गई। अब समुच्चय की बात करते हैं। समुच्चय किस प्रकार से होगा, तो समुच्चय सेम y की बात करते हैं तो y इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से होगा, जहाँ y a y और b या तो एक साइड से इक्वल आ जाए, यानी a लेस देन इक्वल y और लेस देन इक्वल b, सॉरी लेस देन b, या फिर दूसरा इस प्रकार से भी आ सकता है, या y a लेस देन y और लेस देन इक्वल b, इस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार के अंतराल को अर्ध खुला या अर्धबंद अंतराल कहते हैं। तो इस प्रकार के अंतराल को यदि दर्शाना हो तो यहाँ से यहाँ दर्शाते हैं। तो इस प्रकार का यदि दर्शाना है तो इसके लिए हमारे पास आएगा a और b, यहाँ से पहले बंद है और इस साइड से खुला है, तो एक साइड से खुला इंटरवल लगाएंगे और एक साइड से बंद है। यहाँ से इस साइड से बंद है, यानी यहाँ से यदि लगाएंगे तो इस साइड से, सॉरी इस साइड से तो खुला है तो ये a, और इस साइड से बंद है तो यहाँ से लगा देंगे बड़ा कोष्टक। अब बात करते हैं इस पहले वाले की, इसकी बात करते हैं। तो यहाँ से एक साइड से ये बंद था और खुले वाले को हम इस प्रकार से भी लगा सकते हैं, और सेम दूसरे की बात की जाए तो इसको लगा सकते हैं इस साइड से, तो ये इस साइड से तो ये बंद था b और a, और इस साइड से इसको इस प्रकार से लगा सकते हैं। तो इस प्रकार के अंतराल को अर्धबंद या अर्ध खुला अंतराल कहते हैं। अब बात करते हैं घात समुच्चय की, पावर सेट। पावर सेट की बात की जाए तो यहाँ से हमें दिख रहा है समुच्चय ए के उप समुच्चयों के संग्रह को घात समुच्चय कहते हैं। समुच्चय ए के उप समुच्चयों के संग्रह को घात समुच्चय कहते हैं। अब बात की जाती है उप समुच्चयों का संग्रह। मान लीजिए हमारे पास कोई एक समुच्चय है, समुच्चय ए की बात करते हैं, ए है, यहाँ इसमें अवयव हैं 1 और 2। तो इसके उप समुच्चय क्या क्या हो सकते हैं, मैं बात करता हूँ। एक उप समुच्चय, उप समुच्चय, समुच्चय, उप समुच्चय। अब इसके उप समुच्चय क्या क्या हो सकते हैं। पहला हो सकता है एक हो सकता है फाई हमेशा हर समुच्चय का उप समुच्चय होता है। एक हो सकता है एक, दूसरा हो सकता है इसमें 2, और तीसरा हो सकता है 1 और 2। इस प्रकार से हमारे पास कितने उप समुच्चय हो गए, 4। अब इन सब का संग्रह यदि होगा तो उसे लिख सकते हैं PA, पावर सेट, पावर ऑफ सेट A। तो यहाँ से लिख सकते हैं ये संग्रह होगा फाई 1, 2 और तीसरा होगा 1 और 2। इस प्रकार से 4 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इसके जो उप समुच्चय है उनका संग्रह। तो यहाँ से इसके उप समुच्चयों का संग्रह है, तो यहाँ इसके उप समुच्चय की संख्या कितनी आई, 4। तो इसका क्या हो जाएगा, घात समुच्चय, PA इसका घात समुच्चय हो जाएगा। इस प्रकार से अब यदि किसी भी समुच्चय में उसके घात समुच्चय के अवयवों की संख्या देखी जाए, यानी n नंबर ऑफ PA की बात की जाए, तो इसका जो सूत्र होता है वो 2 की घात n होती है। और जो ये n होती है, जो n है, n A में, समुच्चय A में अवयवों की संख्या होती है, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि पावर सेट क्या होती है। यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय। अब बात सार्वत्रिक समुच्चय की करें तो यहाँ एक आधारभूत समुच्चय होता है। यहाँ एक इस प्रकार से आधारभूत समुच्चय होता है, आधारभूत समुच्चय, जहाँ से जितने भी उपसमुच्चय लेंगे उन सब का एक समुच्चय हमें प्राप्त होगा, जो आधारभूत समुच्चय का, उसे ही सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बात की जाए, यदि संख्या पद्धति में बात की जाए, संख्या पद्धति में बात की जाए तो हमारे पास प्राकृत संख्याओं का एक समुच्चय है, प्राकृत संख्याओं का एक समुच्चय है, इसमें से हम
एक समुच्चय ले रहे हैं सम संख्याओं का समुच्चय, सम संख्या, सम संख्या। दूसरा समुच्चय ले रहे हैं विषम संख्याओं का समुच्चय, विषम संख्याओं का समुच्चय। तीसरा समुच्चय ले रहे हैं अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। चौथा समुच्चय ले रहे हैं नौ के गुणजों का, नौ के गुणजों का, गुणजों का। इस प्रकार से हमारे पास बहुत सारे समुच्चय हैं। इन समुच्चय का आधारभूत समुच्चय एक ही समुच्चय है जो प्राकृत संख्या है। तो इस प्रकार से जो आधारभूत समुच्चय होता है उसे ही सार्वत्रिक समुच्चय या यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो यहाँ से उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब कुछ चीज़ें इस प्रकार से समझते हैं, जैसे हमारे पास मान लीजिए एक समुच्चय है ए, समुच्चय ए। समुच्चय ए के अवयव हैं 1, 2, 3 और 4। अब यहाँ से हमारे पास दिया हुआ हो 1 और दूसरा है ए। यहाँ हम इसको लिख सकते हैं बिलोंग्स टू ए। मैं बात कर रहा हूँ कि ए एक अवयव है, और यदि इसी चीज़ को यदि हम यहाँ लिख देंगे तो ये एक है, ये एक समुच्चय है। यहाँ बिलोंग्स टू ए नहीं लिख सकते, यहाँ सबसेट ऑफ ए लिखेंगे। यहाँ ये ध्यान रखना है कि यदि कोई अवयव है और वो समुच्चय से बिलोंग करता है तो उसके बीच में बिलोंग्स टू का चिन्ह लगाएंगे। यदि कोई समुच्चय है या उपसमुच्चय है, वो यदि किसी समुच्चय का उपसमुच्चय है तो उसके बीच में उपसमुच्चय का चिन्ह लगाएंगे। ऐसे कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसको हम आराम से हल कर देंगे। तो ध्यान रखना है, यदि कोई अवयव है तो उस समुच्चय से बिलोंग करता है तो बिलोंग टू का चिन्ह लगाएंगे, और यदि कोई अवयव को समुच्चय के रूप में चेंज किया हुआ है तो वो उस समुच्चय का उपसमुच्चय होगा। यानी उसको मंजिला कोष्ठक लगा के और उपसमुच्चय बनाया हुआ है तो उससे बिलोंग करेगा। यदि मान लीजिए हमारे पास एक और अवयव है, एक और समुच्चय है, एक ही बात कर लेते हैं। तो यहाँ 1, 2 और 3 और 4 और इस प्रकार से है। तो यहाँ से इस समुच्चय की बात की जाए तो यहाँ से यदि एक की बात की जाए तो एक एक अवयव है, बिलोंग्स टू ए। बात की जाए 3 और 4, 3 और 4 ये भी इस समुच्चय का एक अवयव ही है, ये भी इस समुच्चय का अवयव है, इसे बिलोंग्स टू ए आएगा। और इसी प्रकार यदि 3 और 4 डबल कोष्ठक लगा दिया जाए तो अब ये यहाँ सबसेट ऑफ ए आएगा। ये ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।